टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या करने के बाद क्या उसका पिता दीपक यादव अब पछता रहा है? दीपक यादव अपने लिए फांसी की सजा आखिर क्यों मांग रहा है? दीपक क्यों कह रहा है कि उसने कन्या वध किया है और उसे अब जीने का हक नहीं है? दीपक ने राधिका पर एक के बाद एक 5 राउंड गोली चलाई थी, यानी कि उस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्से में होगा। सवाल यह है कि गुस्सा किस बात को लेकर था? क्या दीपक ने गुस्से में आकर के ही राधिका का मर्डर किया, या फिर वो पहले से ही उसकी हत्या का मंसूबा बना चुका था? गुरुग्राम की राधिका मर्डर केस में कई चौंका देने वाले खुलासे एक के बाद एक हो रहे, सामने सच आ रहा है। राधिका की सबसे बड़ी राजदार ने क्या बताया है? दीपक ने थाने में अपने बड़े भाई से क्या बात कही है? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। दीपक अपनी बेटी को क्यों मारा? दीपक आज जेल जा रहे हैं, क्यों मारा अपने बेटी को? दीपक क्या क्यों मारा? दीपक क्यों मारा? दीपक राधिका को क्यों मारा? दीपक राधिका को क्यों मारा आपने? दीपक क्यों मारा? दीपक क्यों मारा राधिका को? दीपक क्या मना है? दीपक क्या टेनिस अकेडमी चला रहा है? टेनिस अकेडमी खोलने से नाराज था दीपक। दीपक टेनिस अकेडमी बना रहे थे, दिक्कत है तुम्हें? दीपक के साथ बना रहे थे। पहले राधिका के पापा ने किया महापाप, अब कन्यावध का क्यों पश्चाताप? मेरे को ये कहा भाई मैंने कन्यावध कर दिया और मेरे को मार दो। पहले की गोली मारकर हत्या, अब दीपक क्यों मांग रहा फांसी की सजा? और गांव के लोगों को ताना मारने वाली बात में कितनी सच्चाई है? देखो वो उसने ना हमें बताया, हमने खूब पूछा कि बता किसने तेरे से कुछ कहा। हाँ। उसने कोई अभी तक आज तक मैं अब तक उसके साथ था, खूब मैंने पूछ लिया। गिरफ्तार होने के बाद भी? हाँ जी। तो जिक्र नहीं किया? कोई जिक्र नहीं करा, कहता बस मेरे से कन्यावध हो गया। राधिका मर्डर केस में लव जिहाद का दावा कितना सच्चा, कितना झूठा? लव जिहाद के बारे में बात हो रही है, आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। अपनी टेनिस प्लेयर बेटी की हत्या करने वाला दीपक यादव पुलिस के सामने कभी हंसता है तो कभी रोता है। दीपक खाना भी नहीं खाता है, लेकिन राधिका को क्यों मारा ये भी नहीं बताता है। और गांव के लोगों को ताना मारने वाली बात में कितनी सच्चाई है? देखो वो उसने ना हमें बताया, हमने खूब पूछा कि बता किसने तेरे से कुछ कहा। हाँ। उसने कोई अभी तक आज तक मैं अब तक उसके साथ था, खूब मैंने पूछ लिया। गिरफ्तार होने के बाद भी? हाँ जी। तो जिक्र नहीं किया? कोई जिक्र नहीं करा, कहता बस मेरे से कन्यावध हो गया। नेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव का मर्डर क्यों हुआ? क्या पिता दीपक के साथ उसका टेनिस एकेडमी को लेकर विवाद हुआ? क्या वीडियो म्यूजिक को लेकर नाराजगी थी? क्या कोई लव अफेयर का मामला था? क्या दीपक सोशल मीडिया रील्स से नाराज था? आखिर राधिका हत्याकांड की असली वजह क्या है? ये सवाल अभी भी गुत्थी बना हुआ है। दीपक अपनी बेटी को क्यों मारा? दीपक आज जेल जा रहे हैं, क्यों मारा अपने बेटी को? दीपक क्या क्यों मारा? दीपक क्यों मारा? दीपक राधिका को क्यों मारा? दीपक राधिका को क्यों मारा आपने? दीपक क्यों मारा? दीपक क्यों मारा राधिका को? दीपक क्या मना है? दीपक क्या टेनिस अकेडमी चला रहा है? टेनिस अकेडमी खोलने से नाराज था दीपक। दीपक टेनिस अकेडमी बना रहे थे, दिक्कत है तुम्हें? दीपक के साथ बना रहे थे। दीपक यादव असली वजह बता नहीं रहा है। हत्याकांड को लेकर जो थ्योरी सुनाई जा रही है वो किसी को हजम नहीं हो रही है। मर्डर के बाद दीपक ने पुलिस के सामने वजह बताई कि लोग उसे बेटी को लेकर ताना मारते थे। मां ने बताया कि पिछले 15 दिन से घर में टेनिस एकेडमी को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन अब राधिका के ताऊ और दीपक के बड़े भाई कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। दीपक तो राधिका के टेनिस पैशन को हर तरह से सपोर्ट करता था। एकेडमी का कोई विवाद नहीं था और ना इस चीज का कोई वो होता कि एकेडमी का कोई विवाद हो। खेलने का कोई उसमें रोल कोई वो नहीं था और ना और किसी किस्म का जो ये आप लोग दिखा रहे हो ये कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। जो ये फिल्म वगैरह भी बनी है वो भी उसके नॉलेज से उससे पूछ के जब परमिशन बेटी ने ली है, जब उसको परमिशन दी थी। पर बाकी उसके दिमाग किस बात पे अटका किसका नहीं वो तो अब भी हम भी नहीं समझ पाए अब तक, परिवार के भी, कि ये हरकत हुई तो हुई कैसे। ये तो सच है कि दीपक जो है वो राधिका के
पूरे खेल में सपोर्ट करते थे, पैसा पानी की तरह उसने तो पानी की तरह पैसा बहाया और सुबह 5 बजे लेके जाता था, चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी हो, किसी ब्याह शादी फंक्शन किसी, और बहुत प्यार करता था वो। बड़े भाई राकेश यादव के मुताबिक बेटी की हत्या करने के बाद दीपक बहुत पछता रहा है। दीपक अब जीना नहीं चाहता है। गिरफ्तारी के बाद मुलाकात के दौरान दीपक ने अपने भाई से कहा कि मैंने कन्या वध कर दिया है, मुझे फांसी दिलवा दो। हम तो खुद, हम ही क्या, उसका पिताजी भी खुद दुखी हो रहे हैं। वो खुद ये मान रहा है कि मेरे से कन्या वध हो गया, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ और क्या नहीं। वो खुद दुखी है और आप लोगों ने उसके खूब फोटो भी ली है, खूब देखा होगा कि कितना वो खुश है, या वो कोई क्रिमिनल या वो नहीं था। ठीक है, पता नहीं वक्त की क्या वो थी, कैसे उसने ये हरकत कर दी, तो उस चीज का तो हमें भी अभी तक कोई वो नहीं। और गांव के लोगों को ताना मारने वाली बात में कितनी सच्चाई है? देखो, वो उसने ना हमें बताया, हमने खूब पूछा कि बता किसने तेरे से कुछ कहा। हाँ। उसने कोई अभी तक, आज तक मैं अब तक उसके साथ था, खूब मैंने पूछ लिया। गिरफ्तार होने के बाद भी? हाँ जी, तो जिक्र नहीं किया? कोई जिक्र नहीं करा, कहता बस मेरे से कन्यावध हो गया। तो अफसोस है दीपक बहुत ज्यादा। वो तो उल्टा थाने में ये कहा कि मेरी रिपोर्ट में ये लिखो जो मेरे को फांसी हो जाए। उसने तो यहाँ तक के कमेंट्स दिए कि आप मेरी ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि जो मेरे को फांसी मिल जाए। राधिका की हत्या से पूरा परिवार सख्ते में है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि दीपक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर 10 जुलाई की सुबह गुरुग्राम के सेक्टर 57 के इस घर में क्या हुआ था। दीपक सुबह सुबह क्यों सनका, क्यों उसने बेटी को गोलियों से भून दिया। राधिका की मां ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि पिछले 15 दिनों से घर में टेनिस एकेडमी को बंद करने की बात हो रही थी। राधिका ने पिता दीपक को कई बार समझाने की कोशिश भी की। 10 जुलाई की सुबह अचानक दीपक कमरे में आया, अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली और किचन में काम कर रही राधिका को गोली मार दी। राधिका के पिता दीपक यादव को एक दिन की पुलिस कस्टडी में लेने के बाद अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया है। वहीं राधिका के घर सुशांत लोग की अगर हम बात करें तो इस समय प्रेयर मीटिंग जो है वो यहाँ पर घर पर चल रही है। रिश्तेदार जो है वो इनके यहाँ पर घर पर आए हुए हैं और जो पूरे परिवार के लोग, माँ भाई और जो ताऊ हैं, वो लगातार जो घर में लोग आ रहे हैं उनसे मिल रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे पूरे तरीके से अभी जो घर के लोग हैं वो बात नहीं कर रहे हैं और अभी भी जो घर के लोग हैं वो घर के अंदर ही मौजूद हैं और रिश्तेदार जो हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दीपक यादव ने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किन कारणों से जो दीपक यादव है उन्होंने अपनी ही बेटी की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। 5 राउंड फायर जो है वो राधिका के ऊपर किए गए, जिनसे 4 गोलियां जो है वो राधिका के लगती हैं। तो फिलहाल जो पुलिस है वो सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो लाइसेंसी हथियार है वो बरामद कर लिया है और इसके अलावा पुलिस का कहना है कि वो लगातार जो भी बयान राधिका के पिता दीपक यादव ने दिए हैं उनको जोड़कर जो कड़ियां हैं, पूरे जो सबूत हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। दीपक ने बेटी राधिका पर 5 राउंड फायर किया। 4 गोली राधिका को लगी जबकि 1 गोली का निशाना चूक गया था और वो जाकर रसोई के निचले हिस्से में लगी थी। जो 4 गोली राधिका को लगी थी उसमें से 1 गोली उसके कंधे में लगी थी, जिससे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। 1 गोली ने उसके दिल को पूरी तरह डैमेज कर दिया था, जबकि 2 गोलियों से उसकी आंतें फट गई थीं। तो 10 जुलाई की सुबह क्या क्या हुआ यह आपने सुन लिया, लेकिन 10 जुलाई के पहले राधिका की जिंदगी में क्या क्या हुआ था, यह खुलासा आज राधिका की सबसे बड़ी राजदार और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने किया है। राधिका की उस राजदार ने बताया कि उसकी जिंदगी के आखिरी 10 दिन कितने मुश्किल भरे थे, परिवार की वजह से वो कितनी परेशान थी। उस राजदार ने यह भी बताया कि पिता दीपक यादव ने राधिका का मर्डर कैसे किया, मर्डर की प्लानिंग कब की, हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 10 जुलाई की सुबह उसने कैसे बेटे और पत्नी को मौकाए वारदात से दूर कर दिया। सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। दीपक ने पूरी प्लानिंग के साथ राधिका को मारा। क्या बेटी को मारने से पहले दीपक ने 3 दिन की प्लानिंग की? मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इग्नू रिवॉल्वर लेकर आए थे कि मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था।
ये राधिका की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका सिंह है। राधिका के साथ टेनिस खेलती थी। राधिका उससे अपना हर दुख दर्द शेयर करती थी। हिमांशिका राधिका का हर वो राज जानती है जो कोई और नहीं जानता। राधिका के साथ घर में क्या क्या होता था, परिवार की पाबंदियों में वो कितना घुट-घुट कर जी रही थी। राधिका अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहती थी, उसकी दोस्त को सब पता था। हिमांशिका का दावा है कि दीपक ने राधिका का मर्डर हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं किया है, बल्कि उसने बहुत सोच समझकर इस वारदात को अंजाम दिया है। वो राधिका को मारने की प्लानिंग 3 दिन से कर रहा था। हत्या के लिए वो रिवॉल्वर लेकर आया था। 10 जुलाई की सुबह उसने राधिका की मां को दूसरे कमरे में भेजा और भाई को बहाने से घर से बाहर भेज दिया। इसके बाद उसने राधिका की गोली मारकर हत्या कर दी। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं। एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल होता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय हर ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation and वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। न्यू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना उसने क्या ही करा था। सवाल यह है कि आखिर दीपक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या दीपक दोस्तों के चढ़ाने पर आया? क्या दोस्तों ने राधिका के खिलाफ उसे भड़काया? उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन और उनका जो फ्रेजाइल ईगो है। हिमांशिका के मुताबिक राधिका का परिवार उस पर बहुत पाबंदियां लगाता था। राधिका पर कड़ी नजर रखी जाती थी। राधिका को वीडियो शूट करने का बहुत शौक था, लेकिन परिवार को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। घर वालों की इन पाबंदियों से राधिका बहुत टेंशन में थी। राधिका की जिंदगी के आखिरी 10 दिन बेहद कठिन गुजरे थे। वो बेहद परेशान चल रही थी। फैमिली प्रेशर में आकर वो सब कुछ छोड़ने को तैयार भी हो गई थी, लेकिन फिर भी दीपक ने उसका मर्डर कर दिया। जो इंसान रील बनाता है उसका अकाउंट प्राइवेट क्यों होगा? उसके अकाउंट में सिर्फ 68 लोग हैं। 68 लोग। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं। अपना अकाउंट उसने प्राइवेट करा हुआ था। लास्ट रील उसने डाली थी 23 मार्च 2024। मैं रही हूँ उसके साथ, मैं उसको जानती थी और मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा शरीफ थी, बट पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने बोला था कि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं रहने को तैयार हूँ। राधिका को लेकर दीपक के इस गुस्से की वजह इनामुल हक के साथ उसके इस म्यूजिक वीडियो को भी बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम लड़के के साथ नजदीकियों की वजह से दीपक यादव गुस्से में था और इसी वजह से उसने मर्डर कर दिया। लेकिन राधिका की राजदार हिमांशिका के मुताबिक वो परिवार के खिलाफ कोई काम नहीं करती थी। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही
सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में, हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है, आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी, बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। राधिका अलग अलग जगहों पर रेंट पर टेनिस कोर्ट लेकर क्यों बच्चों को प्रैक्टिस कराती थी? उसने इसी साल मई में गुरुग्राम में टेनिस कोर्ट किराए पर लिया था। ये लड़की मई में यहाँ आए थे, राधिका और एक लड़का था सावन, दोनों टेनिस प्लेयर थे। और उन्होंने विकास से, जिसको मैंने दे रखा है रेंट पे, उससे उन्होंने रेंट पे लिया था। यहाँ आने के बाद वो, जब मैं सुबह शाम यहाँ आता हूँ, तो उन्होंने हमारे यहाँ केयर टेकर जो लड़के हैं उनसे बात करी थी कि ऑनर कौन है यहाँ के, तो मेरे से मिले थे वो यहाँ पे। तो उन्होंने कहा था कि जी सर, हमने रेंट पे लिए टेनिस, हमारे पास कुछ बच्चे हैं, हम इसे चलाना चाह रहे हैं, तो हमारी कुछ हेल्प करना, आप यहाँ केयर टेकर एक लड़का मिल जाए, एक सफाई कराने के लिए कुछ हो जाए। विकास का फोन आया था, सर इनकी थोड़ी हेल्प करना। तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं। तो मैंने पूछा था उससे कि आप कहाँ से हैं, तो उसने कहा था कि अंकल मैं वो केसर में वजीराबाद से हूँ। तो मैंने कहा था बेटी आप तो हमारे पड़ोस से ही हो, तो क्या कहाँ तक खेले हो आप? तो उन्होंने बोला कि नेशनल सर में खेली हुई हूँ अंकल, मेरे को बोला उसने। मतलब बहुत अच्छी लड़की, मतलब बहुत दुख हुआ इस तरह का, मतलब पता लगा जब 1 महीने यहाँ चलाई उसने, वो ऑटो से या टैक्सी से आती थी। बताया जा रहा है कि पिता और बेटी के बीच इस बात को लेकर भी कई बार झगड़ा हुआ था। दीपक को राधिका का रेंट पर टेनिस कोर्ट लेना पसंद नहीं था। तो क्या दीपक ने इतनी सी बात पर राधिका को जान से मार दिया? सावन के पवित्र महीने में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऑपरेशन कालनेमी की हर तरफ चर्चा हो रही है। देवभूमि में एक अलग तरह का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस जगह जगह ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। हरिद्वार से अब तक 45 ढोंगी बाबा, फर्जी बाबा पकड़े गए हैं। 6 ढोंगी साधु गिरफ्तार किए गए हैं और ये सभी मुस्लिम हैं जो भगवा पहन करके लोगों का धोखा दे रहे थे। ऑपरेशन कालनेमी के तहत कैसे चल रहा है ऑपरेशन, कैसे रही ढोंगी बाबाओं की पहचान, समझिए इस रिपोर्ट में। देवभूमि में ऑपरेशन कालनेमी, देहरादून टू हरिद्वार एक्शन जारी। ढोंग पड़ा भारी, पकड़े गए कलयुग के कालनेमी। मुस्लिम नाम, फर्जी भगवाधारी, बहुरूपियों का पर्दाफाश बारी बारी। उत्तराखंड में खाकी का टारगेट इस वक्त वो बहरूपिये हैं जो धर्म की आड़ में धोखेबाजी का खेल खेल रहे हैं। तस्वीरों में भगवा ओढ़े जो लोग दिखाई दे रहे हैं, इन्हें पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि सनातन की आड़ में ये लोग भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस का एक एक एक्शन और उसकी वजह आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हरिद्वार के आउटर इलाके पिनार कलियर के थाने में खड़े इन 6 लोगों को देखिए। इनमें से 3 अपने सिर पर भगवा कपड़ा लपेटे हुए हैं, जबकि ये सभी मुसलमान हैं, लेकिन चोला हिंदू का पहनकर घूम रहे थे। इनके नाम हैं रफीक अंसारी, महबूब, मोहम्मद अहमद, रशीद, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद जनउद्दीन। पुलिस का कहना है कि ये लोग अपनी असलियत छुपाकर भगवे की आड़ में लोगों को ठग रहे थे। इन लोगों के पास ना आधार कार्ड है, ना ही कोई पहचान साबित करने वाला दस्तावेज।
इस वक्त हम मौजूद हैं थाना पिरान कलियर, ये इलाका पड़ता है हरिद्वार से थोड़ा, हरिद्वार जनपद में है, थोड़ा आउटर इलाके में है। आसपास कई यहाँ पर दरगाह हैं, मस्जिद हैं, और इस इलाके में भी जब ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन काल नमी के नाम पर, तो वहां पर ये 6 लोग जो है पकड़े गए हैं, 6 बाबा हैं, और इन बाबाओं को पकड़ा गया है क्योंकि ये यहाँ पर इलाके में घूमते हैं, भीख मांगते हैं, भिक्षा लेते हैं। लेकिन इनको क्यों पकड़ा गया है, उन सभी से बात करेंगे। बाबा जी, क्या नाम है आपका? रशीद रशीद। कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी भोपाल। भोपाल के रहने वाले। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मांगते हैं, खाते हैं। अच्छा जी। तो आपके साथ रशीद जी और भी लोग हैं, परिवार के लोग, या अकेले हैं? अकेला। पुलिस ने, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि कई बार ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बाबा होते हैं जो बाबा की आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, तो ये ऑपरेशन चला रहे हैं। नहीं साहब, हम धोखे वाले इंसान नहीं है, हम लोग हैं बहुत शरीफ आदमी, क्योंकि हम अपना कमा खा के मांग खा के गुजारा कर लेते हैं, है नहीं। ये तो है नहीं किसी फ्रॉड आदमी हम है ही नहीं। हमारे कहीं भी यहाँ पर्चे कर लें, चाहे आपने हमारे शहर में जाके मालूम कर लें, कहीं मालूम कर लें। आपका क्या नाम है? हमारा नाम साहब मोहम्मद है। मोहम्मद अहमद। हम जिला हरदोई के रहने वाले हैं सर। तो यहाँ कैसे आ गए हरिद्वार? तो यहाँ माँ बाप गुजर गए, तो इसलिए किसी ने, भाई बहन ने किसी साथ नहीं दिया, तो अपने यहाँ खाने कमाने लग गए। 20 साल हो गए यहाँ से। ये जो सरकार ये अभियान चला रही है कि अगर कोई गलत है, कोई गलत बाबा है या अपना नाम बदल के रह रहा है, तो उस पर एक्शन लें ताकि धोखा ना, ये अभियान को कैसे मानते हैं? बहुत है मेरे पास है। बहुत अच्छा मानते हैं भाई। अभियान चला, बहुत बढ़िया चला, बहुत बढ़िया अभियान चला, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। है प्रमाण पत्र है, जो भी अभियान चलाया बढ़िया चलाया। मेरा नाम है सलाहुद्दीन। कहाँ के रहने? मैं सिवान का हूँ। यहाँ कब से हैं? यहाँ 5-6 महीना हो गया। तो आप लोग क्या यहाँ सब मतलब दरगाह पे आते हैं? यहाँ दरगाह है यहाँ पर कोई? ना साबिर पाक का दरगाह। साबिर पाक का दरगाह में। हाँ, यही पुलिस क्या कह रही है, क्यों पकड़ा है? बोला है कि छोड़ देंगे, ऐसे ही लेके आया पूछताछ के लिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी में जबरदस्त एक्शन हो रहा है। ऑपरेशन कालनेमी नकाबपोश ढोंगी बाबाओं की असली पहचान सामने लाने के लिए ही चलाया जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड में 150 से ज्यादा फर्जी बाबाओं पर एक्शन हुआ है। हरिद्वार से 45 फर्जी बाबाओं को अरेस्ट किया गया। राजधानी देहरादून में 24 घंटे के भीतर 48 फर्जी भगवादारियों को गिरफ्तार किया गया। 11 जुलाई को देहरादून पुलिस ने 25 लोगों को पकड़ा, फिर 12 जुलाई को आधे दिन में ही 23 लोगों को शिकंजे में लिया। वहीं 66 लोग उधम सिंह नगर में पकड़े गए हैं। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी में एक्शन युद्ध स्तर पर चल रहा है और बहरूपियों की धरपकड़ के लिए सबसे ज्यादा फोकस हरिद्वार पर है। सिटी और देहात क्षेत्र की अलग अलग टीमें कई इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। हरिद्वार में कलियर से 6, कोतवाली नगर पुलिस से 13, श्यामपुर में 18 और कनखल से 8 ढोंगियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक साधु संतों के भेष में भोले भाले लोगों और खासकर महिलाओं को ठगने का काम किया जा रहा था। कांवड़ जैसी धार्मिक यात्रा में बड़े पैमाने पर यह धंधा चलाया जा रहा था, लेकिन अरेस्ट किए गए लोगों का कहना है कि वो ठग नहीं है और भगवा पहनना उनके संप्रदाय का हिस्सा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद ऑपरेशन कालनेमी पूरे उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। हरिद्वार जनपद में भी यह ऑपरेशन चलाया गया और यहां पर 50 से ज्यादा संदिग्ध ऐसे लोग पकड़े गए जो भगवा पहनकर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। इनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त पुलिस की कस्टडी में अलग अलग इलाकों से अलग अलग थानों की पुलिस ने तकरीबन 50 ऐसे बाबाओं को पकड़ा है। ऑपरेशन कालनेमी इसका नाम इसलिए रखा गया कि क्या आप वाकई में साधु हैं, क्या आपको वाकई में किसी तरीके का ज्ञान है, या फिर आप भगवा पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग बाबा, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फुंकारनाथ। फुंकारनाथ। कहाँ के रहने वाले हैं फुंकारनाथ? आधा पुल के नीचे, पुल के नीचे। तो आप क्या बाबा बन के क्या काम करते हैं आप? सपेरे नाथ लोग हैं बाबू, सपेरे नाथ लोग। पहले बाप दादे बिन्नों से मांगे थे, फिर अब ऐसे घूमते हैं। मतलब आप क्या भिक्षा मांगते हैं? हाँ, भिक्षा मांगते, आटा चावल जैसे। अच्छा, सपेरे नाथ क्या होता है? सपेरे नाथ होते नाग पकड़ के। हाँ, पहले नागो से शामपुर से मांगे थे। हाँ जी। तो अभी आपको पुलिस ने क्यों पकड़ा है? उन्होंने बोला था कि चौकी में आ जाओ, सत्यापन बनवा लो। फिर वहाँ से
थाने में ले गए। आपने कोई वेरिफिकेशन नहीं कराया अपना, सत्यापन नहीं है आप लोगों का? नहीं। आपका क्या नाम है? पीनूनाथ। पीनूनाथ जी, क्या करते हैं? हम लोग जड़ी बूटियां भी बेचते हैं और सांप काटने का इलाज भी करते हैं सर जी। जैसे आप अब यहाँ पर कावड़ यात्रा चल रही है, तो जो बाबा के भेष में या भगवा आप लोगों ने पहना हुआ है, तो आपको पकड़ा क्यों है पुलिस ने? ये भगवा तो हमारे बाप दादा से चलाराम नाथ पंथ जाके मच्छंद्रनाथ से हैं हम लोग तो और जीवन दान देते हैं, क्योंकि जिसको अगर सांप काट लेता ना तो उसका इलाज करते, किसी से कोई पैसा नहीं लेते हम लोग जो है बस सिर्फ यही कि अपना मांगना खाना है, नहा सो के। पहले अपना सांप के साथ मांगते रहे, सपेरे नाथ लोग हैं, पहले सांप के साथ मांगते रहे, अब वो सरकार ने अगर वो सांप छुड़वा दिया। अब यहाँ पर ये जो लोग हैं, इनका ये कहना है कि ये लोग सपेरे का काम करते हैं और अगर कोई सांप काट लेता है बचाते हैं, लेकिन इनका ये आरोप है कि इन लोगों को धोखे से बुलाया गया और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग सपेरे का काम करते हैं। उत्तराखंड पुलिस एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सख्ती से पालन किया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन के तहत उन्हीं लोगों को पकड़ा जा रहा है जो लोगों से ठगी कर रहे हैं, गली मोहल्लों में घूम रहे हैं। ऐसे लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में अगर कोई असल में साधु संत या धर्म से जुड़ा है तो उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कोई शख्स किसी अपराध के तहत भगवा वस्त्र धारण कर रहा है या फिर लोगों को प्रलोभन दे रहा है और उसके एवज में पैसे दे रहा है तो उसके खिलाफ BNS की धारा 170 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पकड़ने के बाद सभी लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है। एक बड़ा एक्शन हरिद्वार पुलिस ने भी लिया है ऑपरेशन कालनेमी में। कितने ऐसे कालनेमी पकड़े गए हैं, इनके बारे में क्या जानकारियां मिली, कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑपरेशन कालनेमी लॉन्च किया गया था और इसके पीछे की मंशा यही थी कि इतने बड़े बृहद आयोजनों में और खासकर इसमें कई बार अपना आवरण चेंज करके कई लोग जो है पाखंडी लोग भी इसमें घुस जाते हैं। इसमें कई बार जो अपने एक धर्म विशेष की आस्था पे भी काफ़ी चोट पहुंचती है, इसकी इमेज पे भी बड़ा फर्क पड़ता है। और ये जो लोग अपना इस तरीके से आवरण चेंज करके इतने बृहद आयोजनों में आते हैं, उसके पीछे उनके अपने हिडन एजेंडाज होते हैं और कई बार चोरी, बर्गलरी या इस तरीके की घटनाएं भी देखी जाती रही हैं। उसको चिन्हित करते हुए हरिद्वार पुलिस के द्वारा एक बृहद अभियान चलाया गया था। कल से हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं और अब तक करीब 50 से ऊपर हमारे द्वारा ऐसे कालनेमियों को चिन्हित किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। उसमें करीब 40-45 के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस के द्वारा बाउंड किया गया है। इसमें कुछ कलियर क्षेत्र से ऐसे भी लोग पकड़े गए हैं जो दूसरे धर्म के थे, लेकिन तब भी वो उनके द्वारा धर्म विशेष का आवरण ओढ़ के जो है कार्रवाइयाँ की जा रही थी। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्या दिल्ली में शिव भक्त कांवड़ियों के साथ साजिश रची जा रही है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में जिस रूट पर कांवड़ियों को गुजरना है वहां पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए मिले हैं। कांवड़ियों के रूट पर कांच के टुकड़े आखिर कौन बिछाने का काम कर रहा है? क्या सावन के महीने में दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की साजिश, प्लानिंग रची जा रही है? इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या तैयारी की है, देखिए सब कुछ हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली में कांवड़ रूट पर कांच वाली साजिश। कांवड़ियों के रास्ते पर कौन बिछा रहा कांच के टुकड़े? सावन के भक्तिमय माहौल को कौन खराब करने में जुटा? सावन के महीने में पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। बम बम भोले के नारों के बीच शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गांव और शहरों की तरफ रवाना हो चुके हैं। दिल्ली सरकार इन शिव भक्तों के जोरदार स्वागत में जुटी है। दिल्ली में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की तैयारी हो रही है। फिर वो कौन है जो इन कांवड़ियों के रास्ते पर कांच के टुकड़े बिछा रहे हैं? क्या कांवड़ियों के साथ कोई साजिश हो रही है? साजिश का सवाल इसलिए उठ रहा है कि दिल्ली में कांवड़ यात्रा के रूट पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए मिले। चिंतामणि चौक से शहादरा फ्लाईओवर करीब 1 किलोमीटर दूरी पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए मिले। जैसे ही यह खबर सामने आई, हड़कंप मच गया।
शहादरा के दिल्ली के विधायक संजय गोयल खुद सड़कों पर उतर गए और कांच के टुकड़े उठाने में जुट गए। मैं लगभग 1 किलोमीटर चल चुका हूं अभी तक और कांच के छोटे छोटे टुकड़े, अब छोटे छोटे दाने ऐसे हैं जो कि हाथ में भी पकड़ में नहीं आ रहे। जैसे ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। ये देखिए ऑलपिन भी डाली हुई है। बताइए ऑलपिन का रोड पे क्या काम है। ये देखिए कितना बड़ा कांच का टुकड़ा है। ये जो कांच हैं ये मेरे द्वारा इकट्ठे किए गए कांच हैं और हमारे साथी एडवोकेट ललित शर्मा जी ने इकट्ठे किए हैं। तो बताइए यदि ये कांच हमारे सिर्फ भोले भक्तों को लगेंगे तो कितना दुख होगा, कि उनकी यात्रा कैसे सफल होगी। नहीं चाहते कि सिर्फ कांवड़िए जो है आराम से हमारे भोले यात्रा संपूर्ण कर सकें। आपको भगवान भोलेनाथ माफ नहीं करने वाले। विधायक के साथ साथ पूरी दिल्ली सरकार एक्टिव हो गई। पीडब्ल्यूडी और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी रोड को साफ करने में जुट गए। दिल्ली पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। आखिर कांच के टुकड़े रोड पर कहां से आए? राजधानी दिल्ली के शहादरा इलाके में कांवड़ यात्रियों के लिए रिजर्व कांवड़ मार्ग पर शनिवार की शाम को कांच के टुकड़े पाए गए, जिसको लेकर छानबीन की गई तो पता चला कि तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी तक इस पूरे कांवड़ मार्ग पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये कांच के टुकड़े इतनी बड़ी तादाद में कहां से आए। फिलहाल सरकार की तरफ से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के कर्मचारी इस वक्त जो पूरा कांवड़ मार्ग है उसको सफाई में जुटा हुआ है। चूंकि छोटे छोटे कांच के टुकड़े देखने को मिले थे, इस तरह के ये कांच के टुकड़े पूरे मार्ग पर बिखेर दिए गए थे। शहादरा में कांवड़ रूट पर कांच के टुकड़े मिलने के बाद सबसे पहले दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा एक्टिव हुए। कपिल मिश्रा ने ही शहादरा के विधायक संजय गोयल को सबसे पहले मौके पर भेजा। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर आरोप लगाया, शरारती तत्वों ने कांवड़ रूट पर कांच के टुकड़े फेंके हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया, जरूरी कार्रवाई के लिए आदेश दिया। तो शहादरा के बीजेपी विधायक संजय गोयल ने कहा, इस रूट पर एक दिन नहीं लगातार दूसरे दिन कांच के टुकड़े मिले हैं। मैं कल आया था तो मैंने सोचा था कि एक्सीडेंट हुआ होगा गाड़ी का, तो हमने सफाई करा दी थी मॉर्निंग के अंदर। लेकिन फिर देखा कि दोबारा यहाँ से लेकर जो शहादरा का फ्लाईओवर है, यहाँ इस तरह के कांच के टुकड़े मैंने स्वयं और हमारे साथी ललित जी ने मिलकर कांच के टुकड़े हमने यहाँ देखे। और जहाँ एक और दिल्ली की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय रेखा गुप्ता जी और माननीय मंत्रीगण फूलों के द्वारा हमारे शिव कांवड़ भक्तों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, वो दूसरी तरफ ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा जानबूझकर कांच के टुकड़े फेंकना मार्ग पर, यात्रा मार्ग पर, ये बहुत एक जानी हुई एक चाल है, जिससे कि हमारे जो शिव कांवड़ भक्त हैं वो घर पर सुरक्षित ना पहुंचे। उनके अब दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जिस रोड पर कांच के टुकड़े मिले हैं उस पर लगे सीसीटीवी की जांच की जा रही है, जिससे कि यह पता लग सके कि पूरे मामले के पीछे कौन है। दिल्ली पुलिस जहां साजिश का खुलासा करने में जुटी है, वहीं दिल्ली सरकार कांवड़ियों के स्वागत की तैयारी में जुटी है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में कांवड़ियों के ठहरने और उनके खाने पीने के लिए 374 कैंप लगाने को मंजूरी दी है, जो पिछले साल की तुलना में दोगुने हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार बन रहे हैं। दिल्ली से होकर कई हरियाणा और राजस्थान के कांवड़िए गुजरते हैं, इसीलिए दिल्ली में कांवड़ियों के लिए कई रूट तय किए गए हैं। हरियाणा जाने वाले कांवड़ियों का एक रूट अप्सरा बॉर्डर, शहादरा, ISBT, NH8 से होकर राजूकरी रॉडर तक बनाया है। दूसरा रूट भोपुरा बॉर्डर, सीलमपुर, पीरागढ़ी, टीकरी बॉर्डर का है। इसी तरह महाराजपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, NH24, मथुरा रोड और बदरपुर बॉर्डर होते हुए कांवड़ यात्री हरियाणा की तरफ रुख करेंगे। इस रूट पर डायवर्जन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस अब कांवड़ रूट पर कांच के टुकड़े मिलने की जांच कर रही है।
तो हरिद्वार में पुलिस कांवड़ यात्रा के दौरान नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरत रही है। कांवड़ की ऊंचाई से लेकर डीजे के लिए जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। हरिद्वार के पास जब डीजे तय मानकों के अनुकूल नहीं पाया गया तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए क्या क्या ठोस कदम उठा रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़िए निकल पड़े हैं। आज कांवड़ यात्रा का तीसरा दिन है। अभी हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। अगले कुछ दिनों में इतने कांवड़िए आ जाएंगे कि यहाँ जगह कम पड़ने लगेगी। इसी को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने नया प्लान तैयार किया है। हरिद्वार दिल्ली हाईवे से कांवड़ियों को पैदल मार्ग पर डाइवर्ट किया जा रहा है। इतने भोले हैं, शिव भक्त हैं, सभी कावड़ लेकर हरिद्वार से अपने अपने घरों को जा रहे हैं। इस वक्त हम हरिद्वार में मौजूद हैं और जिस तरीके से देखा गया कि कावड़ ले जाने के दौरान कई बार अगर कोई गाड़ी टच हो जाती थी तो परेशानी होती थी, मारपीट तक नौबत आ जाती थी। इसी वजह से प्रशासन और पुलिस ने एक फैसला ये लिया है कि हरिद्वार से जो कावड़ियां जा रहे हैं उन लोगों को अब मेन हाईवे पर नहीं चलने दिया जाएगा, ताकि उनकी भी सुरक्षा रहे और जो गाड़ियों में सवार लोग हैं उनको भी किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इस वजह से आप देख रहे हैं ये जो हाईवे है हरिद्वार से सीधा जो यूपी होते हुए दिल्ली की तरफ जाता है, इसके ऊपर अब कावड़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा है, बल्कि उनको नीचे डाइवर्ट किया जा रहा है। नीचे डाइवर्ट करने के बाद आगे से एक रास्ता निकाला जा रहा है और आपको हाईवे के दूसरी तरफ जो टीन शेड इलाका नजर आ रहा है वो पैदल मार्ग बनाया गया है, पैदल पटरी मार्ग। वहां पर इन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है और वो रास्ता सिर्फ कावड़ियों के लिए है, वहां पर कोई गाड़ी नहीं जा रही। यानी कि यहां से फ्लाईओवर के नीचे से इन लोगों को आगे डाइवर्ट करके उस पैदल मार्ग पर भेज दिया जाएगा। हरिद्वार पुलिस ने यह फैसला इसलिए लिया है कि कांवड़ रूट पर कई जगह बवाल हो चुका है। कहीं कार टच हो जाने पर कांवड़ यात्रियों ने कार को डंडों से पीटकर कचूमर निकाल दिया, तो कहीं कांवड़ियों और बाइक सवार में मारपीट हो गई। ऐसी ही घटना हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर देखने को मिली। यहाँ कांवड़ खंडित हो जाने से गुस्साए कांवड़ियों ने जमकर हंगामा मचाया। रोडवेज की बस में तोड़फोड़ की गई। पुलिस की वैन पहुंची तो उस पर अपना गुस्सा उतारा। पुलिस मोबाइल वैन के शीशे को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनकी गाड़ियों को भी सीज कर दिया। पुलिस केवल कांवड़ यात्रा के दौरान हंगामा और बवाल करने वालों से ही सख्ती से नहीं निपट रही, कांवड़ यात्रा के लिए बनी गाइडलाइंस की भी सख्ती से पालन करा रही है। सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक कांवड़ की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही कांवड़ यात्रा में शामिल डीजे की ऊंचाई अधिकतम 10 फीट रखने का आदेश दिया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक डीजे की चौड़ाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है, डीजे पर बजने वाला म्यूजिक अगर 60 डेसिबल से ज्यादा होगा तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कांवड़ियों पर इस आदेश का बहुत ज्यादा असर नहीं है। ये मेरठ में देखने को मिला। मेरठ में एक शिव भक्त 40 फीट ऊंची कांवड़ हरिद्वार से लाता दिखा। हाईवे पर यह कांवड़ बिजली के खंभों से न टकराए, इसलिए सरकार ने इस फैसले को लागू किया है और इसे सख्ती से लागू कराया जा रहा है। इसलिए हरिद्वार के पास मंगलौर में पुलिस ने करीब 3 दर्जन डीजे को इसलिए उतरवा लिया कि ये तय मापदंडों का पालन नहीं कर रहे थे। किसी डीजे की ऊंचाई तय मानक से ज्यादा थी तो किसी पर बहुत तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा था। कि कुछ जो 12 फीट से ऊपर की कावड़ों को बनाया जा रहा है, संभल किया जा रहा है। इस संबंध में अंतर राज्य जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें इंटरस्टेट बॉर्डर मीटिंग्स में ये बात स्पष्ट तय हुई थी। इसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और उत्तराखंड के में भी ये बात एक सहमति बनाई गई थी कि 10 फीट से ऊपर की कावड़ों को किसी भी हालत में अलाउ नहीं किया जाएगा। हम लोगों के द्वारा जो डीजे के मालिक हैं जिनके द्वारा ये असेंबल किया जा रहा था उनसे ये आग्रह किया गया है कि 10 फीट से ऊपर की कावड़ वो ना बनाएं। इसको काफ़ी हद तक इन लोगों के द्वारा मान भी लिया गया है और उनको रिसाइजिंग किया जा रहा है। रिसाइज के बाद वो कांवड़ यात्रा अपना सुचारू रूप से कर सकता है। लेकिन सभी कांवड़िए न तो नियम को तोड़ने वाले हैं, न ही दिखाने के लिए हरिद्वार से गंगा जल लेकर रवाना होते हैं। इन शिव भक्तों के लिए कांवड़ की यात्रा भगवान शिव को खुश करने का जरिया होती है, जिसके लिए वो इस यात्रा में आने वाली कठिनाइयां खुशी खुशी सह लेते हैं।
इसीलिए बिजनौर में एक शिव भक्त की कांवड़ खंडित हो गई तो बिलख पड़ा, रोड पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। इस शिव भक्त ने सावन का महीना शुरू होने के लिए साल भर का इंतजार किया था, लेकिन कांवड़ मार्ग से गुजर रही एक बाइक से उसकी टक्कर हो गई। कांवड़ खंडित करने के बाद बाइक सवार तो मौके से फरार हो गया, लेकिन कांवड़ खंडित होने से कांवड़िया इतना दुखी हो गया कि वहीं सड़क पर लेट गया और फपक फपक कर रोने लगा। कांवड़ यात्रा के कई रंग होते हैं जो इस यात्रा में खुलकर दिखाई देते हैं। कांवड़ियों के लिए ये यात्रा आस्था का सवाल है, तो पुलिस और प्रशासन के लिए इस यात्रा को सकुशल संपन्न करा लेना किसी चुनौती से कम नहीं है।